Hi, it's me Nikhil Kumar, and today's video is about the gravitation chapter of class 9 physics. So first of all, there are only 5 chapters in the class 9 physics. Motion and force and the laws of motion have already I have done. Next is gravitation, and after that work and energy, and last one is sound. So let's start. So first of all, what is gravitation? Gravitation is the force with which the earth attracts any object in this universe towards its center. ग्रेविटेशन वह फोर्स है जिसके थ्रू अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अपने सेंटर की ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या सिंपली ग्रेविटेशन कहा जाता है ना. अगर हम इसका कुछ एप्लीकेशन ले लें ग्रेविटेशन का, तो हम बोल सकते हैं जैसे कि रेनिंग, ऑब्वियसली वाटर ड्रॉपलेट फॉल टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन. सेकेंड वन इज फ्लो ऑफ रिवर, है ना. वाटर भी फ्लो करता है अप स्ट्रीम से लो स्ट्रीम की तरफ, है ना. तो इससे हायर टू लोअर ज्योग्राफिकल वैल्यू की तरफ, तो उसे ऑब्वियसली ग्रेविटेशन का ये क्या है, एप्लीकेशन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात इसमें यह एक प्रिंसिपल है कि दुनिया में हर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट, सब एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है. एवरी बॉडी in this universe attract every object towards its center. तो इसे आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं. सो अब इसमें जो मेन टॉपिक आता है वो है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, विच इज गिवन बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे ही कहा जाता है. तो लेट्स एक्सप्लेन अबाउट दैट. ओके, सो व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सो आई विल एक्सप्लेन टू यू. ओके, an important topic of this chapter is the Newton's law of gravitation, which is also known as the universal law of gravitation. क्योंकि ये law of gravitation यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता है, ये रिलायबल है ना. तो इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. तो दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी with the force which is equal to the product of their masses, which is with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to their square of distance between them. तो ये स्टेटमेंट है. इसे हम लिखेंगे कैसे, तो आप इसे सुनकर नोट कर सकते हैं, है ना. ओके, तो सबसे पहली बात हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये m1 है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं m2 है. इसके बीच का जो सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है वो कंसीडर कर लेते हैं r है. ठीक है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यह कहता है कि दो ऑब्जेक्ट में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच या सारे ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स होता है वह इक्वल होता है दोनों के, मतलब वो फोर्स जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 into m2 के, दोनों के मास के प्रोडक्ट के. एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा भी वैल्यू बढ़ेगा. इनवर्सली करने का मतलब अगर r का वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो इसका पूरा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो ऑब्वियसली f का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड. सो हम क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r². और इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कर सकते हैं g into f m1 m2 by r². ओके, व्हाट इज g? g इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये पहले समझेंगे. अगर मान लेते हैं इस तरह का वैल्यू, कोई तो ऐसा वैल्यू होगा इस दोनों का, जब इस दोनों का वैल्यू जो होगा हमेशा इस दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा. अगर हम ऐसा बोल दें a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, इसका मतलब a इक्वल टू kb अगर हम बोल दें तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, a by b. इसका मतलब a का वैल्यू उसी तरह बढ़ेगा, दोनों का वैल्यू इस तरह से चेंज होगा कि हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा. यही होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट. कहने का मतलब यह है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए, अर्थ और प्लैनेट का ही नहीं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए g का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, वो सेम होगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके ओके, सो g का वैल्यू ऑब्वियसली क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसे.
ओके, अब यहाँ पर एक चीज इसमें समझने वाली बात है, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² कहने का मतलब यह है कि अगर r का वैल्यू अगर हम 2r कर दें, मतलब इसको डबल डिस्टेंस से अगर हम क्या करें, इसको सेपरेट कर दें, तो r की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 2r, यानी 1/4r² हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका अगर 2 यूनिट से इसका अगर डिस्टेंस अगर सेपरेट करेंगे तो इसका फोर्स जो होगा वो 4 टाइम से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, उसे हम आगे प्रूव करेंगे जब हम जोहानिस केपलर से प्लैनेटरी मोशन में प्रूव करेंगे तब। सो यही है यूनिवर्सल लॉ का, आप स्टेटमेंट लिखकर एक्सप्रेशन लिखकर और इसे ऑब्वियसली ब्रैकेट में घेर लेंगे और इसका नाम देंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसे आप नाम दे देंगे, ठीक है, सुनकर। Okay, so take a screenshot in order to note it down. Okay, next point is what should be the value of universal gravitational constant. अगर universal gravitational constant है, इसका मतलब यह है कि इसका कोई तो वैल्यू होगा और उसका यूनिट क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करना इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव F is equal to G m1 m2 by r²। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द यूनिट, है ना, इसका g का यूनिट क्या होगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, g is equal to r² उधर भेज देंगे, f into r² by m1 into m2। अब हम क्या करेंगे, सबका यूनिट वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का होता है ऑब्वियसली kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इंटू यहां पर क्या हो जाएगा r²। तो यहां पर तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्टेंस हुआ तो इसका मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं ओके, सो इसमें आप देखते जा, तो m1 और इंटू m2 है, यानी क्या लिख सकते हैं, kg का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 kg और 1 kg खत्म, और यहां पर क्या हो जाएगा, तब इसका वैल्यू होगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर, ओके, तो r g m1 m2 f यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, सो और इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, जी क्या होगा, सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट किए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू r डिस्टेंस का, तो ऑब्वियसली हम मीटर स्क्वायर नहीं लेंगे, और इसका क्या हो जाएगा kg स्क्वायर, तो 1 kg का स्क्वायर तो वैल्यू कट जाएगा, इसका मतलब सिर्फ kg बचेगा इसमें, है ना, अगर कट आउट करें तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, मीटर, ओके, मीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, लेट मी चेक इट। इसे हमें न्यूटन्स यूनिट में रहने देना है फोर्स को, है ना। हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर दिए, इसलिए इसका वैल्यू क्या हुआ, चेंज हो गया। अगर हम ऐसा ले लें, जैसे कि अगर इसको चेंज किए थे तो कैसा आया था, g is equal to f into r² by m1 into m2, ऐसा आया है। तो फोर्स का होता है न्यूटन, ऑब्वियसली न्यूटन होता है, और मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। तो ये होता है इसका यूनिट, और इसका वैल्यू जब जॉन कैवेंडिश इसका जब एक्सपेरिमेंटली जब वैल्यू निकाले थे g का, तो g का जो वैल्यू था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वह है 6.67, है ना, into 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू ऑब्वियसली न्यूमेरिकल में दे भी देता है, या याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सो है ना, यहाँ पर फोर्स का न्यूटन ही रखना था, क्या बात है। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व हम करते हैं कि जैसे अगर न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन जाए तो हम कहते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इवन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सिंपल, ये चौक है, बहुत छोटा है, इसे अगर हम छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली नीचे की ओर जाता है,
तो ऑब्वियसली तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहें तो इसका मतलब यह है कि इससे भी ये भी चौक भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा ग्रेटर वैल्यू से, उतना सेम वैल्यू से खींच रहा होगा, तो अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ जाता है, ये नीचे क्यों आता है, ये जानना जरूरी है पहले। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ऐसा हो कि जैसे अगर ये छोटा मास है, ठीक है, ये छोटा मास है, एक टर्म होता है मोमेंटम, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, P1 ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है और PE जो है वो अर्थ का मान लेते हैं कि मोमेंटम है, इस तरह का, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात अगर हम दोनों को वैल्यू को अगर इक्वल बोले तो P1 इक्वल टू अगर PE बोले, इसका मतलब यह है कि इसका मास m ग्रेटर ले लेते हैं, ग्रेटर इसे लिखने की होते हैं बस समझने के लिए है, m v इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देते हैं मास तो इसलिए इसका बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, तो इसका वैल्यू मास को तो बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है ना, वो तो एकदम फिक्स है ना, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज फिक्स्ड, ओके। सो कहने का मतलब दोनों का मोमेंटम तभी ना इक्वल होगा जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, फार ग्रेटर हो जाए, है ना, है इसके बराबर। अगर इसका मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मास का जो वेलोसिटी है चौक की तरफ आने का, तो ये मोमेंटम इसका जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास बहुत ग्रेटर है, चौक से तो ऑब्वियसली बहुत ग्रेटर है। तो चौक को मोमेंटम अगर इक्वल इसके बराबर करना है तो इसका अपना वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि टू एडजस्ट इस्ट मोमेंटम, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को इक्वल करने के लिए ये उसकी ओर जाता है ताकि इसका मोमेंटम क्या हो सके, अर्थ के मोमेंटम के इक्वल हो सके, ये मतलब है इसका, है ना। दूसरा अगर हम एग्जांपल ले लें तो जैसे कि बात करते हैं जैसे साइकिल है ना, साइकिल बहुत ऑब्वियसली क्या चलता है, चलाते हैं तो उसका मास बहुत कम है, तो वो ज्यादा स्पीड में भी अगर ये सिंपल सा लेते हैं, एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है, छोटा सा पत्थर, उसको अगर हम इंपैक्ट करना है तो बहुत तेज खींच के मारना पड़ता है ताकि तब मोमेंटम ज्यादा होता है, और एक बड़ा पत्थर उसको हल्का ऐसे मार देंगे तो गया। तो यही चीज है, तो मोमेंटम इक्वल करने के लिए ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, इसलिए चौक नीचे जाता हुआ नजर आता है ना कि अर्थ ऊपर आता हुआ। अर्थ भी इसकी ओर मूव करता है लेकिन नेग्लिजिबल, जो कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसी तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है स्मॉल और लार्ज ऑब्जेक्ट के बीच, वह क्या होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट जब किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है तो विद ग्रेटर वेलोसिटी वो एक्वायर करता है। तो दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले ये जान लेना थोड़ा जरूरी है कि ग्रेविटेशन का और भी क्या दो चार और एप्लीकेशन है, जैसे ऑल द planets are revolving around the sun in a fixed orbital elliptical path which is also followed by the gravitation, okay। तो सन जो है वह भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, सारे प्लैनेट पर वो क्या करता है, वो लगाता है, वो अपनी ओर खींचता है। इस वजह से सारा प्लैनेट उसकी ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आगे हम बताएंगे इसमें, ठीक है। तो और दूसरा एक चीज है कि जिसे हम देखते हैं ओशन वगैरह में टाइड्स उठता है, वह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द मून के कारण ऐसा होता है ना, क्योंकि मून का भी तो अर्थ के चारों ओर अपना एक क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो कभी वो बहुत नजदीक होता है, कभी वो बहुत दूर होता है। तो जब नजदीक आता है तो उससे क्या होता है, वो क्या होता है, उसमें फोर्स लगाता है तो उसका पानी उठकर फिर क्या होता है, नीचे गिरता है। तो दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ टाइड। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव विद द केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, तो ये जोहानिस केपलर, इनका पूरा नाम था जोहानिस केपलर, है ना। ये क्या किए थे, जब ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमी के ये ऑब्वियसली जाने माने विद्वान थे ये। सो जब ये अर्थ में बहुत यूनिवर्स में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किए, उन्होंने देखा कि बहुत जितना भी हेवनली बॉडीज है वह एक फिक्स पाथ में घूम रहा है। इसका मतलब कुछ लॉज है जो सारा हेवनली बॉडीज फॉलो करता है यूनिवर्स में। तो ये वो 3 लॉज के थ्रू एक्सप्रेस किए। तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम revolve around the sun in fixed elliptical path,
इनका कहने का मतलब यह था कि अगर ऐसा देखा जाए एलिप्टिकल पाथ में, मतलब सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, इस तरह का है ना, तो इलेक्ट्रिक जो अगर सर्कल लेना उसको इस तरह से खींचेंगे तो उसका जो बीच का फोर्स होता है वो टूट कर दो फोर्स में बदल जाएगा, है ना। इसको पकड़ के ऐसे खींचे हैं तो यहाँ मान लो फोर्स था सर्कल का, अब फोर्स एक सेंटर यहाँ था, अब सेंटर यहाँ डिस्प्लेस हो गया, एक सेंटर यहाँ हो गया, इसको फोकस कहते हैं, F1 और फोकस 2। तो किसी भी फोकस पे एक प्लैनेट, एक क्या करते हैं, सन को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये सन है और इसके चारों ही क्या करता है, प्लैनेट रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ में, है ना। ओके, इसे ही कहते हैं इस तरह का, इसके चारों ओर घूमता है। तो फर्स्ट लॉ जो प्लैनेटरी मोशन है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड इज लॉ ऑफ एरिया, है ना। लॉ ऑफ एरिया जरा देखते हैं इसका, लॉ ऑफ एरिया। Okay, law of area. This law states that when a planet moves around sun, the line joining the sun and the planet sweeps equal area in equal time interval. कहने का मतलब यह है कि फिगर बनाते हैं इसका, ठीक है, सुनकर नोट बना लीजिएगा, बन ही जाएगा, स्मार्ट हो सब भाई। ओके, तो क्या करेंगे, इस तरह इलेप्टिकल पाथ है ना, और ये मान लेते कंसीडर कर लेते हैं सन है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ओके। और मान लेते हैं यहां पर कि एक प्लैनेट है, अर्थ ही क्यों, कोई भी प्लैनेट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर प्लैनेट ही फॉलो करता है, इसलिए ओबे करता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम किसी भी प्लैनेट का केस ये हो सकता है, मतलब प्लैनेटरी मोशन है किसी भी प्लैनेट के लिए है, हर प्लैनेट के लिए है। तो एक मान लेते प्लैनेट यहां था और वो टी टाइम के बाद मूव होकर क्या हुआ, यहां गया, ठीक है। इसका लाइन ज्वाइन करते थे, ये है, तो ये कितना एरिया, अब इसे क्या किया, टी टाइम में यहां से यहां गया, ठीक है। तो कितना एरिया ये कवर किया, इतना। अगर इस तरह से गया है तो ऐसे गया हुआ, इस तरह ऐसे, तो ये एरिया इतना स्वेप किया। और अगर यहां पर, अगर यहां पे आ जाते हैं, मान लेते हैं कि यहां वही प्लैनेट जब इस टाइम यहां पे आया, इस पोजीशन पे, और उतने ही टाइम इंटरवल के लिए, टाइम टी के लिए ही, तो इसका एरिया क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। अब यहां पर एक सवाल उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। इसका मतलब अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सन दो पोजीशन होता है, एक होता है फार पॉइंट, जब प्लैनेट सन से बहुत दूर होता है, उसे हम कहते हैं क्या, अफिलियन, एंड द क्लोजेस्ट पॉइंट इज पेरिहिलियन, है ना। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये एरिया जो कवर किया टी टाइम में, यहां से यहां स्वेप किया सेम टाइम के लिए, और यहां पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और यहां पर इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि जब प्लैनेट सन के नजदीक आता है, सन के क्लोज आता है, तो वो फास्टली एकदम मूव करने लगता है ना, जिसे हम कहते हैं क्या, F इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, है ना, mv²/r। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है, r का वैल्यू, जैसे मान लेते हैं r है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली r मान लेते हैं, तो यहां पर तो r की वैल्यू बहुत कम हो गया, तो यहां पर इसका मतलब r का वैल्यू जैसे कम करेंगे तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, कम, ज्यादा हो जाएगा। r का वैल्यू छोटा करेंगे तो fc का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को, उसको सर्कुलर पाथ में क्या करता है, उसको बनाए रखता है ना, तो इसी कहते हैं। इसका मतलब इससे कंक्लूजन निकलता है, व्हेन अ प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन इट बिकम्स फास्ट, and when it goes away from the sun it becomes slow। तो इस तरह से इससे एक कंक्लूजन निकलता है ना, क्योंकि सेम टाइम के लिए ग्रेटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ा, और ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तब ना एरिया दोनों का इक्वल है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। थर्ड वन इज लॉ ऑफ पीरियड, है ना, इसे पहले मिटाते हैं फिर बताते हैं। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज लॉ ऑफ पीरियड, मतलब लॉ ऑफ टाइम। ओके, तो यहां पर एक चीज देखते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस
cube of mean distance that joins the sun and the planet is directly proportional to the square of time taken by earth to revolve around the sun। अब इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं इसे एक रिवॉल्व करने में, एक रिवॉल्यूशन करने में इसे टाइम पीरियड t लगता है और इसका मीन डिस्टेंस r है। मीन डिस्टेंस करने का मतलब इसका देखो r का वैल्यू तो चेंज होता रहेगा, तो एक मीन वैल्यू ले गया, एवरेज वैल्यू ले लिया भाई, r है डिस्टेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्क्वायर क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, cube of mean distance is directly proportional to time taken by a planet to revolve around the sun। अब कहने का मतलब यह है, अगर हम ऐसा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लें इस तरह का, तो RQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू टी स्क्वायर, या K इज इक्वल टू लिख सकते हैं R स्क्वायर RQ बाय टी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है वैसे, ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहने का मतलब यह है कि हर प्लैनेट के लिए जरूरी थोड़ी है कि एक सिर्फ अर्थ ही मूव कर रहा है, बहुत सारा प्लैनेट मूव कर रहा है इस तरह से, तो सब के लिए टाइम पीरियड अलग अलग और डिस्टेंस r का वैल्यू अलग अलग। तो ध्यान देने वाली बात है, r का वैल्यू जैसे जैसे ग्रेटर होता है टाइम पीरियड भी उसी तरह बढ़ता जाता है ना, रिवॉल्व करते समय, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब हम हर एक प्लैनेट के लिए हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जितना डिस्टेंस उसका सन से होगा उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर के, और इसका वैल्यू अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमेशा k की वैल्यू ही इक्वल होगा। इसका मतलब यह पता चलता है कि टाइम के स्क्वायर का और डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन का, हर प्लैनेट का जो क्यूब होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। सो आई टेक ए स्क्रीनशॉट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, और इसे जिस तरह समझाया उसी तरह पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं सुनकर, ठीक है, वरना अगर लिखने में आएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, क्योंकि मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना है। सो सिलेबस की चिंता ना करें, ये कल फिर खत्म कर देंगे इसे हम, ठीक है। सो कीप लर्निंग, सी यू।